अक्सर आप में से कई लोगों ने पूछा है कि बच्चों के लिए कौन सी किताबें हैं जो उनके हाथों में शुरुआती दौर से लेकर जैसे जैसे उम्र बढ़े उनके हाथों में होनी चाहिए और किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस पर पहले भी हम वीडियो लेकर आते रहे और आज का ये वीडियो इसी पर है कि बच्चों के लिए कौन सी उपयोगी किताबें हैं, कोर्स बुक के अलावा हम बात कर रहे हैं, जिनको उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए धर्मेंद्र सुशांत जी हैं, जो राजकमल प्रकाशन समूह के राधा कृष्ण जो प्रकाशन है उसके कमिश्निंग एडिटर हैं। लंबे समय से साहित्य से जुड़े भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, समीक्षक भी रहे हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। धन्यवाद। शुरुआत अगर इस बात से करें कि पेरेंट्स के मन में ये जिज्ञासा ज़रूर रहती है कि किताबों का एक अंबार है, किताब बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ किताबें जो आपने पढ़ी होंगी और आपको लगता है कि बच्चों के हाथों में ज़रूर होनी चाहिए, उस किताब को ज़रूर पढ़नी चाहिए, उसमें अगर कुछ उस पर आप प्रकाश डाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद परिमल जी। बच्चों को कैसी किताबें पढ़नी चाहिए? पढ़ाई तो किताब एक मीडियम है। आपका सवाल अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चों को अपने कोर्स वगैरह से अलग और क्या जानने की ज़रूरत है। ये बहुत प्रचलित है मुहावरा कि पहला स्कूल तो बच्चों का घर होता है, गार्जियन ही उनके पहले टीचर होते हैं। इस तरह से जो पहली किताब होती है, घरों में सुनाई जाने वाली कहानियाँ होती हैं और उनकी बहुत बड़ी दुनिया है। संयोग से भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में यह माना जाता है कि कहानी का जन्म भारत में हुआ। तो वो कौन सी कहानियाँ रही होंगी? उनका प्राचीनतम रूप लोक कथाओं का है और हाल हाल तक ये ट्रेडिशन था। गांवों में हो सकता है वो अभी भी हो कहीं, कि बच्चे अपनी नानी से, दादी से कहानियाँ सुनते थे। संयोग से वो ट्रेडिशन अब लगभग ख़त्म है। नानी दादी की जगह किताबों ने ले ली है, मोबाइल ने ले ली है, लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटे बच्चों की शुरुआत उन कहानियों से होनी चाहिए और इसमें अभिभावकों की बड़ी भूमिका है कि वो कौन सी कहानियाँ होंगी। वो कहानियाँ जैसा कि अगर हम लोग अपनी ज़मीन से देखें, वो रामायण महाभारत की भी कहानियाँ हो सकती हैं, वो शेर और खरगोश वाली भी कहानी हो सकती है जिसमें अपनी बुद्धि से खरगोश ने शेर को कुएं में कूदने के लिए मजबूर कर दिया था। या वो जातक की वो कहानी भी हो सकती है जिसमें खरगोश ने हाथियों के झुंड को एक तालाब पर आने से मना कर दिया था क्योंकि उनसे उनको कुचलने का डर था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और हमारे यहाँ बहुभाषी देश है, अलग अलग संस्कृतियाँ एक साथ हैं, तो कहानियों का भंडार भी हमारा बहुत बड़ा है। ये ज़रूर थोड़ा दुखद लगता है कि आज आम तौर पर हम लोग उस विरासत से आंखें फेरे हुए हैं। तो शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। ये आपको तमाम रूपों में मिलेंगी। ये ऑडियो भी मिल सकती हैं, छपी हुई किताब की तरह भी मिल सकती हैं। तो छोटे बच्चों की शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए। और आप देखते होंगे कि आज के बच्चों में शायद ही कोई होता होगा जिसने टेलीविज़न से बहुत सारे बच्चों के लिए जो एनिमेशंस आते हैं, कार्टून आते हैं, वो ना देखा हो। तो उसमें काफ़ी कुछ अच्छा भी रहता है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा भी है जहाँ एक स्वस्थ शिक्षक की तरह या एक सचेत, स्वस्थ से ज़्यादा अच्छा होगा ये कहना है कि एक सचेत अभिभावक की तरह माता पिता को ये चाहिए कि हमें उन बच्चों को क्या देना है, क्योंकि वो आज की लोक कथाएँ हैं। जी। इसमें आपने पंचतंत्र की भी बात कही। जी, पंचतंत्र एक आप कह सकते हैं कि पंचतंत्र लोक कथाओं की उन थोड़े से किताबों में से हैं जिन्हें हम दुनिया की सबसे पुरानी लोक कथाओं का संकलन कह सकते हैं। जातक भी वैसी ही कहानियों का संकलन है, जो सबसे पुरानी लोक कथाएँ जिन किताबों में बची रह गई हैं और हमारे पास पहुँची हैं आज तक, उनमें पंचतंत्र एक ऐसी किताब है जो मुझे लगता है कि अगर बाइबिल वगैरह जैसी धार्मिक महत्व की किताबों को छोड़ दें तो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से है और आज भी पढ़ी जाती है। पंचतंत्र भारत में ही लिखी गई और ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। पंचतंत्र की शुरुआत ही इस तरह से होती है कि एक राजा को अपने बेटों को
शिक्षित करने की ज़रूरत है, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते और उन्हें पढ़ाने वाले लोग एक एक करके आते हैं लेकिन पढ़ाने में सफल नहीं होते। आखिर में जो आदमी आता है उसका नाम उसमें विष्णु शर्मा कहा गया है। तो वो राजकुमारों को, जो उस समय के हिसाब से राजकुमारों के लिए बहुत ज़रूरी था जानना, उसकी शिक्षा देने के लिए इन कहानियों का सिलसिला बनाता है और पढ़ाई से दूर रख के छत पर ले जा कर के उनको लगातार ये कहानियाँ सुनाता है और वो बच्चे फिर सीख जाते हैं। मतलब उनका जो सीखना था उनके लिए एजुकेट होना था। दुनियादारी क्या चीज़ है, दुनिया में एक समाज में लोगों के बीच, अच्छे बुरे लोगों के बीच कैसे व्यवहार करना है, बुरे को कैसे पहचानना है और बचना है, दूसरों के साथ अच्छे से कैसे पेश आना है, ये सारी तालीम वो उन कहानियों से लेते हैं। ये बहुत रोचक है। उसमें जानवर आदमी से बात करता है, जानवर जानवर से बात करता है। वो एक ऐसी प्रविधि थी कहानी की कि वो 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक को समान रूप से अच्छी लगती है और आज भी लगती है। उसके तमाम तरह के संस्करण उपलब्ध हैं। वो ज़रूर बच्चों को देखना चाहिए। एक उम्र जब हो जाए, जब वो 5वीं 6ठी में हों, उसके बाद से कौन कौन सी किताबें बुक शेल्फ में ज़रूर होनी चाहिए जो उनको पढ़नी चाहिए? मुझे लगता है कि और आजकल वो और ज़रूरी हो गया है। आजकल हमारे यहाँ अपने इतिहास पर बहुत चर्चा होती है और इतिहास पर ही नहीं, आप उसको ऐसे कहें कि इतिहास से ज़्यादा अपने अतीत के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा लोगों को है और उसके और भी बहुत तरह के एस्पेक्ट हैं जिस पर हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन अपने अतीत के बारे में जानना, अपने इतिहास के बारे में जानना और अपनी संस्कृति के बारे में जानना तभी संभव है जब आप उन बुनियादी चीज़ों को जानें जो विरासत के रूप में हमारे किस्से कहानियों में सुरक्षित हैं। आज जो बच्चे अमूमन जान जाते हैं तरह तरह के माध्यमों की वजह से, उसमें कई बार सच्चाई का अंश कम रहता है या उसमें जाने अनजाने झूठ के अंश होते हैं जिससे वो अपनी चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते। तो मैं तो उन्हें सुझाव दूंगा कि भारत के जो 2 महाकाव्य हैं, 2 नहीं बल्कि उससे और ज़्यादा, उत्तर भारतीय लोग जो हैं वो अमूमन रामायण और महाभारत को सब जानते हैं। उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ जानना चाहिए। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो दक्षिण भारत का एक महाकाव्य है शिल्पदी कार्यक्रम। उसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी कनग्गी की कहानी है। कनग्गी आज देवी के रूप में प्रतिष्ठित है साउथ में। कैसे एक आदमी व्यापार के लिए निकलता है और फिर अपने लालच में अपनी संपत्ति खो देता है और उससे क्या क्या होता है। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से भारत की परिकल्पना जहाँ साकार होती है लिटरेचर में, जिन किताबों के जरिए, वो रामायण महाभारत हैं, शिल्पदी कार्यक्रम है। साउथ की एक और किताब है, जैसे आप गीता एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में हम लोग देखते हैं, तिरुक्कुरल, वो तरह तरह के मूल्य सिखाने वाली किताब है दोनों। तो इन किताबों से, खास करके कहानियों की किताब तो रामायण महाभारत बच्चों को बहुत पसंद भी आती है। रामायण महाभारत से इतर भी जातक कथाएं हैं, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं कहा जाता है उसको। पहली बार आप उसमें देखेंगे कि बुद्ध के पहले का जो पूरा भारत है उसके तरह तरह के लोग, जंगल, जंगल में रहने वाले जीव, और ये जान के थोड़ा अच्छा भी लगेगा, थोड़ी हैरत भी होगी कि उन कहानियों में वन्य जीवों के प्रति इतनी करुणा दिखाई गई है और उनको अपने समाज का हिस्सा मान करके व्यवहारित किया गया है। तो आज पर्यावरण के बारे में हम लोग इतना सोचते हैं, उतने उम्दा रूप में उन कहानियों में है। जैसे एक हिरण की कहानी है कि गौतम बुद्ध ने एक बार हिरण के रूप में जन्म लिया और फिर वो अपने त्याग की वजह से, राजा उनके त्याग से इतना प्रभावित होता है उस हिरण से कि वो फिर आदेश देता है कि ये पूरा जंगल हिरणों के लिए संरक्षित है। अभयारण्य की कल्पना वहाँ हम पाते हैं। वो बहुत दिलचस्प है। मैंने खुद अपने बचपन में वो कहानियाँ पढ़ी, आज तक भूल नहीं पाया। पंचतंत्र है, पंचतंत्र का ही एक वर्जन हितोपदेश है। और उसके बाद अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग स्टेट या समाजों में जो वहाँ की लोक कथाएँ हैं,
आपको भी ज़रूर पता होगा, ढेले और पत्ते की कहानी बहुत बुनियादी लोक कथा है, या दाई और बिलाई की कहानी। दाई बिलाई नहीं जानता। हाँ, दाई और बिलाई की कहानी बहुत छोटी सी कहानी है। एक थी दाई और एक थी बिलाई। ये भोजपुरी वर्जन में बता रहा हूँ आपको। दोनों कद्दू के बीज ले आती हैं तो फिर उसको बोती हैं, और वो राइम में है ये कहानी दरअसल, क्योंकि बच्चों को राइम में ज़्यादा असरदार मालूम पड़ता है, बच्चे ज़्यादा जल्दी गौर करते हैं उस पर। दाई ने तो ज़मीन में जा कर के बोया, लेकिन बिलाई ने चूल्हानी में, मतलब चूल्हे में जा कर के बो दिया। उसने राख में बोया, दाई ने खेत में बोया। दाई ने उसमें पानी पटाया, बिल्ली ने वहाँ पेशाब कर दिया। तो दाई के कद्दू का तो पौधा उगा, बिल्ली का नहीं होगा। ये कहानी इतनी सी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहानी पैदा जहाँ हुई होगी वो खेतीहर समाज रहा होगा, और वहाँ खेती की बुनियादी चीज़ इसमें बहुत अनअवेयर तरीके से बच्चों तक पहुँचाई जाती है। इसी तरह ढेले और पत्ते की जो कहानी है, आपसी सहयोग की कहानी है। आप समाज में एक दूसरे के साथ मजबूती से रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ रह के नहीं रह सकते। और इसके बाद तो ऊंट और सियार की कहानी, जिसमें सही वक्त पर ही काम करना चाहिए, ये कैसे सिखाया गया है। या वो कहानी, तो इन कहानियों में एक मोरल टीचिंग भी है, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी आएंगी जहाँ सीधे सीधे कोई मोरल टीचिंग नहीं है। क्योंकि ये बात जो बच्चों के साहित्य के जानकार हैं, जो बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हैं, या जो शिक्षा शास्त्र में काम करते हैं, उनका कहना है कि कई बार जब आप शिक्षा देने की कोशिश करेंगे तो बच्चे भाग जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी लोक कथाओं में, जिनमें सीधे सीधे शिक्षा नहीं आती। मैंने बच्चों को ये नहीं लगता कि उन्हें पढ़ाया जा रहा है। अब यह है कि वैसी कहानियाँ कहाँ से आएंगी, तो मैं फिर नाम लूँगा उसके लिए कि हमारा खुद का प्रकाशन समूह है। आपको यहाँ से भी वो तमाम किताबें मिलेंगी, आपको नेशनल बुक ट्रस्ट से वो तमाम किताबें मिलेंगी, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से और दूसरे बहुत सारे प्रकाशनों से वो किताबें आपको मिल सकती हैं। जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट ने सारी भारतीय भाषाओं में A.K. रामानुजन की एक किताब छापी है, भारत की लोक कथाएँ। रामानुजन लोक कथाओं के विशेषज्ञ थे, तमिल साहित्य के विशेषज्ञ थे, और इसकी विशेषज्ञता के लिए और अनुवादों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया। वो अद्भुत किताब है। जो अब आपको एक छोटी सी कहानी जो उपनिषद में आती है जी। 7 अंधों और हाथी की कहानी। बड़े आदमी के लिए ये कहानी दर्शन शास्त्र के एक बहुत बड़े मसले को समझाने की चीज़ हो सकती है। छोटे बच्चे को भी वो कहानी बिना ये कहे हुए समझा देती है। आप चीज़ों को पूर्णता में कैसे जान सकते हैं। ये हमें जर्नलिज्म में बताया गया था, सुभाष धुलिया जी ने बताया था AIMC में जी। जी। अब ये कहानी जो है दर्शन शास्त्र का एक बहुत उलझा हुआ विषय है कि वास्तव में किसी चीज़ के अस्तित्व का क्या मतलब है। तो आपको जो अनुभव होता है आप उतना ही जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अस्तित्व जो है उसका बड़ा हिस्सा आपके अनुभव से बाहर हो। अब ये आसान बात नहीं है समझाना, लेकिन इस चीज़ को एक इतनी आसान कहानी में समझाया गया कि 7 अंधे आते हैं, हाथी को छूते हैं, अपने तरीके से सच को वो बताते हैं। अगर आप उन सारे सच को जोड़ लें तो आप ज़्यादा पूर्णता में चीज़ों को समझेंगे। अगर वो सारे सच को आप नहीं जोड़ेंगे तो आप गलत भी हो जाएंगे। और आप सोचिए, मैंने जिसने ये कहानी रची होगी वो कैसे लोग होंगे। तो एक सवाल ये है, ये अभिभावकों के लिए है, बच्चों के लिए उतना नहीं है, कि आप अपनी विरासत को पहचानें और आप अपनी ज़रूरत को भी पहचानें। जैसे एक ही चीज़ से आप सही अपने अनुकूल चीज़ भी निकाल सकते हैं, अपने काम की चीज़ निकाल सकते हैं, और आप अपने खिलाफ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी विरासत क्या है जो हमें आगे ले जाए, वैसी चीज़ों को पहचानना। तो जब हम कहानियों के बारे में, बच्चों के लिए लिटरेचर के बारे में बात करें तो वो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम उनको क्या सिखा सकते हैं। जैसे आजकल मुग़लों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। आप देखेंगे राजनीतिक वजहों से मध्यकाल में, या आज भी राजनीतिक वजहों से, राजनीतिक लड़ाइयाँ हम लोग रोज़ देखते हैं। उस दौर में वो और दूसरे तरीके से होती थी, मैदानों में तलवार लेकर के भी होती थी, हत्याएं लगातार हो जाती थी, शब्दों के जरिए, अब शब्दों के जरिए होती थी। तो वो
हम मुगलों के बारे में क्या बता सकते हैं बच्चों को, कि क्या वो दुश्मन थे, या हम ये बता सकते हैं कि उतने लड़ाई झगड़े के बीच, लड़ाई झगड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय हर एक शासक के सामने रोज़ रोज़ ये चुनौती रहती थी कि आज उसका राज्य बचा रहेगा कि नहीं। एक बड़ा चैलेंज था अपने साम्राज्य को बचाए रखना, उसके भीतर फिर डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। तो उस समय डेवलपमेंट क्या था, जैसे मुगलों के दौर की इमारतें आप देखें, आखिर उसके लिए कहाँ से समय, संसाधन और आइडिया आता होगा कि हमें ये करना है। लेकिन वो हुआ है उस दौर में। जो चीज़ कम विजिबल है, जो इमारत के रूप में नहीं दिखाई देती, कि मुगलों के दौर में हमारे जितने महाकाव्य हैं जिन पर आज हम गर्व करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी चीज़ है, वो रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, उन सब के अनुवाद कराए मुगलों ने। और अनुवाद ही नहीं कर, उनकी किताबें बनवा करके, उस ज़माने की जो किताबें हुआ करती थी वो आज के सोने हीरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी, काफ़ी महंगी होती थी। और उनके तो पन्ने आज कहीं मिल जाएं तो वो भी करोड़ों में बिकते हैं। उन्होंने वो तैयार करा के रखवाया, ट्रांसलेट करा के रखवाया अपने लिए। उस समय सर्वसुलभ नहीं था। तो हमको वहाँ तक जानना चाहिए। और ये हम कैसे जानेंगे? आप एक कहानी जानते होंगे मध्यकाल के बारे में। ये कहानी कही जाती है कि रानी दुर्गावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये भी उसी दौर का एक किस्सा है। और राखी का ट्रेडिशन हमारे यहाँ है, उससे आप एक वचन में बंधते हैं और वो वचन होता है वादा निभाने का, रक्षा करने का। हुमायूं ने वो किया, ये वहाँ से हमें पता चलता है। एक शेर कहा जाता है ना कि 100 के दीदार गर है तो नज़र पैदा कर। तो गार्जियन को ये देखना होगा कि वो अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, और खोजने से चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। किताबों के रेफरेंस में हम लोग फिर लौटे तो वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी? गांधी जी के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं, नेहरू के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं। तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप छोटे बच्चों को बताएंगे तो उनको अपने समाज के बारे में क्या बताना है। जैसे बहुत सारे शिक्षाविदों का, लेखकों का ये मत है कि अब आज के बच्चों को परियों की कहानियाँ सुनाएंगे अगर आप, तो शायद ये उनके लिए उतने काम की चीज़ नहीं होगी। आज आप उनको वो कहानियाँ भी सुनाएं जिससे उनको एक विपरीत माहौल में स्ट्रगल करके अपने को बचाए रखने का भी जज्बा उनके भीतर डेवलप हो। तो इसका मतलब यह है कि पुरानी कहानियाँ खारिज हो गई, ऐसा नहीं है। वहाँ आप चतुराई की कहानियाँ देखते होंगे। चतुराई दो तरह की हो सकती है, धूर्तता भी हो सकती है, और एक ये हो सकता है कि आप दूसरे को हानि पहुँचाए बिना खुद को भी हानि न पहुँचाने दें। तो इसकी सीख लोक कथाओं में बहुत मिलेगी। लोक कथाओं का संसार इतना बड़ा है कि हम लोग एक बातचीत में तो मैंने शायद उसको ये न कर पाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोक कथाओं की किताबें खुद अभिभावकों के लिए और उनके जरिए उन बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है चीज़ें जो अभी पढ़ना नहीं जानते हैं। संयोग से आज हमारे यहाँ ऐसी किताबें भी उपलब्ध हैं जिन्हें बच्चे देख करके भी जान सकते हैं, उसमें लिखे हुए शब्द नहीं होते, चित्र के जरिए। वैसी किताबें भी अब हमारे यहाँ छपती हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जो पढ़ना जानते हैं उन तक आपने भी पढ़ी होगी। जैसे अगर आप हिंदी क्षेत्र से हैं तो आपको प्रेमचंद की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर याद आती है। वो हमारे स्मृतियों का हिस्सा बन चुके हैं और वो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो हंसाने वाली भी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेमचंद बचपन में पढ़ने कैसे जाते थे और बंक मार देते थे ना रास्ते में, और फिर टीचर, उनके जो ट्यूटर थे मौलवी साहब, अगले दिन पिटाई ना करें इसलिए जब वो अगले दिन पहुंचते थे तो उनके बुलबुल के लिए फतिंगे पकड़ के ले जाया करते थे, फिर वो कुछ कहते नहीं थे। ये सबको याद रहता है, यह सबको अच्छा लगेगा। इसी तरह से बड़े भाई साहब, उनकी एक कहानी है जो छोटे उम्र के किशोरों को भी बहुत अच्छी लगती है कि बड़ा भाई छोटे भाई को बार बार पढ़ने के लिए डांटता है, चेताता है, लेकिन परीक्षा में बड़ा भाई फेल हो जाता है। तो ये बाल मनोविज्ञान पर इतने अच्छे से पकड़ती है चीज़ कि कहीं इसमें एहसास होने लगता है कि हमारे बारे में है और हमारी ज़िंदगी के बारे में है। उसकी तत्कालिकता आज भी है। तो बिना कोई बड़ी बात कहे हुए वो दिल को छू जाती है, इसलिए वो हमेशा बनी रहेगी।
ईदगाह जैसी कहानी जो बहुत मार्मिक हो जाती है। ईदगाह पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बच्चे उस नफ़रत से अपने को काफ़ी अलग करके रख सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द वो अन्यथा हमेशा मतलब एक खतरा उनके इर्द गिर्द इसका है। इसी तरह से सुदर्शन की कहानी थी, हार की जीत, मोरल टीचिंग देने वाली कहानी, दुनिया की महान कहानियों में शामिल की जाती है। साउथ में कार्टूनिस्ट शंकर जैसे हैं जिन्होंने चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बनाया, उन्होंने भी बहुत सारी छोटी छोटी किताबें बच्चों के लिए लिखी हैं। जैसे एक किताब उनकी है जिसमें ननिहाल के बारे में है, चूँकि वो केरल से आते थे तो वहाँ का वातावरण उसमें है, तो बहुत अच्छी, मैंने वो कह सकते हैं उनकी कहानियाँ उधर के प्रेमचंद जैसी लगती हैं। तो प्रेमचंद के अलावा और कौन कौन से साहित्य में अगर नाम टैगोर हैं, जैसे टैगोर हैं, टैगोर ने हर उम्र के लोगों के लिए चीज़ लिखी है। और टैगोर की काबुली वाला कहानी जैसे है, या एक कहानी है जिसमें एक बच्चे को कम उम्र में मामा के यहाँ जाना पड़ता है और फिर वो वहाँ से वापस आना चाहता है क्योंकि वहाँ उसका मन नहीं लगता है। इवन कि बांग्ला की अगर बात करें तो बांग्ला का बाल साहित्य जो है ये एक थोड़ी चिंतन और चिंता दोनों की बात है कि हिंदी का जो बाल साहित्य है, एक तो अभी उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, और बाल साहित्य को हिंदी में ये समझ लिया गया है कि कुछ चुन्नू मुन्नू चाय पकाए टाइप का, कुछ राइम तक ही लिमिटेड है, लेकिन उसमें भी बहुत काम अभी होना बाकी है, और जो अच्छा काम हुआ है उस पर भी ध्यान कम दिया जाता है। इसके मुकाबले बांग्ला का जो बाल साहित्य है वो काफ़ी उम्दा रहा है। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जिस सत्यजीत राय को फिल्म के जरिए दुनिया भर में लोग जानते हैं, वो सत्यजीत राय बच्चों और किशोरों के ऐसे लेखक भी थे कि उनको अपने लेखन की वजह से भी दुनिया भर में जाना जाता है। और सत्यजीत राय के पिताजी सुकुमार राय, वो भी बच्चों के महान लेखक थे, और उनकी किताब है राइम की आबोल ताबोल बांग्ला में, जो बांग्ला की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में है पिछले 100 साल से, जब से लिखी गई। और उनके पिताजी मतलब सत्यजीत राय के दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी, उनकी एक किताब है टुनटुनीर बोई, बुलबुल की किताब, वो लोक कथाओं की किताब है जी, वो भी बांग्ला की बहुत लोकप्रिय किताबों में से एक है, और सदाबहार किताबें हैं ये सब। सत्यजीत राय का थोड़ा अलग से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बांग्ला में एक ट्रेडिशन है कि हर लेखक, जिसे आप चाहें तो कह सकते हैं बड़े लोगों का लेखक, वो बच्चों के लिए भी लिखते हैं। बच्चों के लिए सुनील गंगोपाध्याय ने लिखा है, महाश्वेता जी ने लिखा है, समरेश बसु ने लिखा है, टैगोर ने लिखा है। मतलब वहाँ जब तक आप बच्चों के लिए नहीं लिखते तब तक शायद आप बड़े नहीं माने जाएंगे। तो उसमें एक ट्रेडिशन जैसा हो गया है कि बच्चों के लिए फिर बहुत सारे लेखक सीरीज लिखते हैं, जासूसी उपन्यासों का सीरीज या इस तरह का। सत्यजीत राय ने भी 2 तरह के सीरीज लिखे, एक जासूसी उपन्यास का सीरीज और उनका कैरेक्टर है फेलुदा, फिल्में भी बनी हैं। ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, बल्कि फेलुदा सीरीज़ की कई फिल्में बन चुकी हैं। एक तो सत्यजीत राय ने खुद बनाई थी, बाद में उनके बेटे ने भी बनाई, दूसरे लोगों ने भी बनाई, और उसके बहुत सारे वर्जन मिलते हैं, अब कॉमिक्स की तरह भी मिलता है। तो सत्यजीत राय के घर में एक पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी, संदेश, मिठाई संदेश, बच्चों की पत्रिका, उनके दादाजी के टाइम में ही शुरू हुई थी। बाद में उनके पिताजी ने भी उसको चलाया, पिताजी बहुत कम उम्र में उनके गुजर गए थे। बाद में सत्यजीत राय ने भी संदेश को चलाया। तो जब संदेश का संपादन सत्यजीत राय ने शुरू किया तो ये चुनौती थी कि इसमें बच्चों के लिए क्या सामग्री हम दें। बच्चों को जासूसी बहुत पसंद आती है, लेकिन बच्चों के लिए जासूसी उपन्यास लिखना और बड़ों के लिए लिखना, जैसे एक बहुत चीज़ है कि आप जासूसी उपन्यास में हत्याएं होती हैं, एक सामान्य बात है, उससे मिस्ट्री क्रिएट होती है, क्राइम भी होता है, क्राइम। लेकिन बच्चों के सामने हम कैसी हिंसा, कैसा क्राइम रखें। तो सत्यजीत राय ने बहुत सोच समझ के ऐसे जासूसी उपन्यास लिखे जिसमें आपको गाहे बगाहे कहीं हत्या वगैरह की तो बात आती है, लेकिन सेक्स, वायलेंस कम से कम है। और उनके उपन्यास एक तरह से, एक उपन्यास पढ़ के आप भारत के किसी एक खास इलाके को, किसी एक खास जगह को, जिसका किसी न किसी रूप में सांस्कृतिक वजह से या किसी और वजह से अलग से महत्व है, उसको आप जान जाएंगे। जैसे जय बाबा फेलुनाथ, उनका एक नॉवेल है उस जासूसी सीरीज़ में,
उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप बनारस के धार्मिक सांस्कृतिक रूप से खूब अच्छे से परिचित हो जाएंगे। इसी तरह से कैलाश में गोलमाल, हिंदी में उसका अनुवाद राजकमल से प्रकाशित है, सत्यजीत रे के इन उपन्यासों का। अगर आप पढ़ेंगे तो आप एलोरा के बारे में जान जाएंगे। कहानी शुरू ये होती है कि एक मूर्ति का सिर चोरी हो गया है वहाँ से, और फिर उसका पता लगाने ये जासूस जाता है। तो कहानी का सूत्र ये है, लेकिन बिना वही बगैर शिक्षा दिए, बगैर ये बताए कि आपको एक जगह की सैर भी उसमें कराई जा रही है, आप जान जाएंगे। ये एक बड़ी चीज़ थी, और उस तरह के उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी। दूसरा कैरेक्टर उनका है प्रोफेसर शंकु। ये प्रोफेसर शंकु जो है उसका जन्म गिरिडीह में हुआ था, कहानी में। गिरिडीह में जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ था। तो सत्यजीत रे ने उस वैज्ञानिक कैरेक्टर के जरिए विज्ञान की कहानियाँ रखी अपने सामने, या वैज्ञानिक विषयों की कहानियाँ रखी, और ये दोनों अकूत लोकप्रिय हुई, खूब लोकप्रिय हुई। सत्यजीत रे ने लोक कथाओं के जैसी भी कहानियाँ बहुत सारी कुछ कम उम्र के बच्चों के लिए लिखी। कुछ सुपर नेचुरल की कहानियाँ आप जिनको कहते हैं ना, माने जो हम नहीं जानते हैं, भूत प्रेत कह सकते हैं। बांग्ला में भूतों की कहानियाँ भी खूब लिखी जाती है, हाँ, और बहुत रोचक होती हैं। वैसी भी कहानियाँ हैं, और ये जान के आपको अच्छा भी लगेगा, सुखद आश्चर्य होगा कि सत्यजीत रे ने सबसे पहले कोशिश की थी एलियन पर एक फिल्म बनाने की, और उस फिल्म के बनने की बात यहाँ से नहीं थी, हॉलीवुड से थी, लेकिन वो किसी वजह से, कुछ वजहों से बन नहीं पाई। तो उन्होंने एलियन की भी कहानियाँ लिखी हैं। तो ये इतना रोचक है कि बंगाल में तो सत्यजीत रे के बाद से शायद ही कोई पीढ़ी होगी जो उनके इन किस्से कहानियों से, इन नॉवेल से गुजरे बगैर बड़ी हुई हो। लेकिन दूसरी भाषाओं में, हिंदी में हम लोग बहुत करीब होते हुए भी उनके इस मतलब विशाल विरासत से बहुत कम परिचित हुए हैं। राजकमल ने उनकी बहुत सारी किताबें छापी हैं, आगे हम लोग उनकी और भी बहुत सारी किताबें छापेंगे। टैगोर ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। टैगोर के परिवार में एक और आदमी थे, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। अवनींद्रनाथ की ख्याति चित्रकार के रूप में है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुत प्रमुख स्तंभों में से एक। लेकिन वो उतने ही बड़े लेखक भी थे, और लेखक बच्चों के लिए उन्होंने इतनी अद्भुत चीज़ें लिखी हैं। जैसे बूढ़ो आंगला, उसमें एक बहुत शैतान बच्चा है, और उस बच्चे ने अपने घर में रखी हुई गणेश जी की मूर्ति गिरा के तोड़ दी, और इससे गणेश जी नाराज़ हुए। वो हमेशा शैतानी करता रहता था, कभी किसी चूहे को पकड़ के उसकी पूंछ में कुछ बांध देना, कभी किसी चिड़िया को गुलेल से मारना, सांप दे करके उसको छोटा बना देते हैं अंगूठे भर का। और फिर उसके बाद उसकी जो मुश्किल होती है, जितने चिड़ियों को, जितने चूहों को वो सताया करता था, वो सब अब उसके पास आए हैं बदला लेने। तो फिर वो घबराता है। फिर गणेश जी उसको बताते हैं कि तुम अपने वापस शरीर में कैसे लौटोगे, इसके लिए तुम्हें एक यात्रा करनी पड़ेगी। उस यात्रा की कहानी उसमें आती है। तो उन्होंने इस तरह की जो किताबें लिखी, राज कहानी, राजस्थान के राजपूतों की वीरता की कहानियाँ। गौतम बुद्ध पर भी एक उनकी छोटी सी किताब है, एक किताब है शकुंतला पर। ऐसे ही एक उनकी किताब है किरण पुतुल, वो लोक कथा ही है, एक रानी को बच्चा नहीं है, और इसलिए वो एक बंदर उसके पास आ जाता है, राजा उसके लिए एक बंदर ले आता है, उसको बच्चे की तरह पालती है। और इससे इतनी अच्छी कहानियाँ हैं। अब ये सब सोचिए कि ये सब किताबें 100 साल से ज़्यादा समय हो रहा है, बांग्ला में लगातार पढ़ी जाती हैं, कभी आउट ऑफ प्रिंट नहीं होती जी। और अब तो उनके और भी तरह के वर्जन सब मिलते हैं। तो बांग्ला चूँकि हमारे बहुत करीब है जी, तो हमें वहाँ से लेना चाहिए। जैसे लोक कथाओं की बात हमने की थी, तो जितने आदिवासी समाज हैं, ये बहुत अच्छा है कि लिटरेरी फील्ड में आदिवासियों के लेखन को हिंदी में, अंग्रेजी में, दूसरी भाषाओं में नए सिरे से तरजीह दी जा रही है। उनके पास लोक कथाओं का बहुत अच्छा भंडार है जी। वहाँ से बहुत सारी लोक कथाएँ हम ले सकते हैं, आधुनिक संदर्भों में हम समझ सकते हैं। जैसे एक बड़ी चीज़ ये हुई है, मुझे लगता है आज हम पर्यावरण की बहुत चिंता करते हैं, और निश्चित ही ग्रेटर थनबर्ग का नाम आप जानते होंगे, जो पर्यावरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बनी है, वो बल्कि
लोगों को सचेत करने के लिए। मुझे लगता है कि पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी शुरुआत ठीक से समझने की लोक कथाओं से हो सकती है, क्योंकि वहाँ हमारा जीवन, आज का जो जीवन है, खास करके शहरी जीवन, उसमें हम अपने अलावा, मतलब आदमी के अलावा दूसरे किसी भी जीव जंतु से एक दूरी महसूस करता है, दूरी बन चुकी है। लोक कथाएँ ये काम ख़त्म करती हैं, ये है। और वास्तव में होता क्या है कि ये विभाजन हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है कि ये बच्चों का साहित्य है, ये बड़ों का साहित्य है, ये किशोरों का साहित्य है जी। लेकिन साहित्य अपने बुनियादी रूप में साहित्य है। और ये कहावत आपने सुनी होगी कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। जो बात बड़े लोग नहीं समझते बच्चे समझ जाते हैं। तो एक अच्छी किताब किसी भी उम्र के आदमी को ठीक से समझ में आती है, बच्चों को भी समझ में आ सकती है। इसलिए और आज के बच्चे, मुझे लगता है कि आज के जो किशोर हैं जी, तो वो उन किताबों को भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हम बड़ों की किताब समझते हैं। जैसे मैं अपने घरेलू अनुभव से कहूँ कि मेरी बच्ची जो है उसने अभी हांग कान को नोबेल पुरस्कार मिला था। हांग कान को कह सकते हैं वो बड़े लोगों की लेखिका हैं, लेकिन मेरी बच्ची ने उनको 2 साल पहले उनकी कोई किताब पढ़ रखी थी। तो और पढ़ने के बाद उसने मुझे बताया था कि ये किताब तुम्हें पढ़नी चाहिए क्योंकि ये अच्छी किताब है। और वो उस समय 10th में थी। तो पता नहीं क्या हुआ, जब उसे नोबेल पुरस्कार मिला तब तक ये बात मैं भूल चुका था और मैंने उसको बताया कि इस बार जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो कोरियन है। तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें खुद बताया था 2 साल पहले, उस समय तो तुमने नहीं माना था ना। तो फिर मैंने पूछा, द वेजिटेरियन किताब थी उनकी, तो वो उस किताब से जो वो लेखिका कहना चाह रही है उसको उसने सही समझा था। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी किताब, जैसे प्रेमचंद को ही हम अगर उदाहरण के रूप में लें तो प्रेमचंद की कहानियाँ बच्चों के लिए नहीं हैं और वो तकनीकी रूप से बच्चों की कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन बच्चे भी उनको एकदम ठीक वैसे समझ सकते हैं जैसे बड़े समझ सकते हैं। बच्चे भी उससे वो मैसेज ले सकते हैं जैसे बड़े ले सकते हैं। इस रूप में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर की भी कोई कहानी, काबुली वाला बच्चों की कहानी नहीं है, लेकिन बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा दुनिया भर में है। ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी जा सकती है। बिल्कुल, ऑटोबायोग्राफी एक हमारे समाज में चलन है और वो अच्छा चलन है। हमारी प्रेरणा कौन हो सकता है? बच्चे अपने अपने तरह से देखते हैं और ये शायद इसकी शुरुआत सबसे पहले ये होती है कि हर बच्चा कभी न कभी ये सोचता है कि वो बड़ा होकर के क्या बनेगा। तो अगर आपको वैज्ञानिक बनना है तो हो सकता है कि आपकी दिलचस्पी उस समय आइंस्टीन में पैदा हो और ये जान के कलाम साहब में पैदा हाँ कलाम साहब में पैदा हो। कलाम साहब जैसे खुद बच्चों से बहुत इंटरेक्ट करते थे और शायद ये बड़ी वजह थी कि बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हिम्मत मिलती होगी उनके इंस्पिरेशन से कि आप भी कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगता है जैसे आइंस्टीन के बारे में कि आइंस्टीन पढ़ने लिखने में कोई अलग से, आज भी मोटिवेट करने को लेकर इस तरह की बहुत सारी कहानी सोशल मीडिया पे आती हैं। लेकिन आइंस्टीन अपनी पढ़ाई लिखाई में कुछ विशेष नहीं थे। तो ये पढ़ के बच्चे को थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन उसको जल्दी समझ में आ सकता है कि वो भी आदमी थे जैसे मैं हूँ। जैसे मुझे किसी चीज़ से डर लगता है या मुझे कोई चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, उनको भी ऐसा होता था नहीं। या किसी, जैसे वो अंग्रेजी के जो बड़े लेखक हैं मालगुडी डेज वाले नारायण साहब की भी पढ़ाई लिखाई कोई बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। अंग्रेजी को छोड़ दें तो बाकी विषयों में वो कमजोरी ही थे, बल्कि फेल भी शायद हो गए थे मैथ वगैरह में। तो इससे एक दूसरे तरह से हिम्मत बनती है। और उनका भी जिक्र मैं कर ही दूं कि नारायण साहब की किताब भी आर के नारायण की मालगुडी डेज शायद आपने भी देखी होगी, सब लोगों को पसंद आती थी। उनका जो साहित्य है, अपने यहाँ शायद वो अकेले लेखक हैं अंग्रेजी में लिखने वाले जिनको भारत के बाहर भी अंग्रेजी के जो अंग्रेज लेखक लोग हैं उनकी तरह ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने
वही फिर से मैं कोट एंड कोट कि बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। रस्किन बॉन्ड भी हमारे बीच हैं, वो भी एक बहुत अच्छे लेखक हैं बच्चों के लिए। तो इस बीच में कई जगहों पे सुधा मूर्ति की किताबें भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, सुधा जी की किताबें हैं। तो ये अंग्रेजी में ये चीज़ आपको दिखती है कि कई लोगों ने ये समझा है कि बच्चों के लिए किताबें चाहिए। तो जीवनी की बात कर रहा था, तो जीवनी किसकी हो सकती है? तो एक तो उनकी जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलताएं अर्जित की, क्योंकि हमारे समाज में सफलता एक बड़ा मूल्य है जी। लेकिन मुझे लगता है, और ये आइंस्टीन ने अपनी किसी बात में ये कही है, सफलता जितना बड़ा मूल्य है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा मूल्य है सार्थकता। इन दोनों के जुड़ जाने से जीवन ज़्यादा बड़ा हो सकता है, आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो बड़े लोगों की जीवनियाँ, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी है, वो बच्चों को पढ़नी चाहिए। महात्मा गांधी की जीवनी सिर्फ सफलताओं की कहानी नहीं है, सीखने की कहानी है। आप कुछ करते हैं और फिर उससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। ये ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया, जैसे रेड क्रॉस के संस्थापक जूरा की कहानी, हेलेन केलर की कहानी पढ़ाई जाती है बच्चों के कोर्स में, जो देख नहीं सकती थी। लेकिन अगर आपके पास आंखें नहीं हैं तब भी आपके पास ऐसा कुछ है जिससे आप दुनिया देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि हेलेन केलर ने न सिर्फ खुद देखी दुनिया, दूसरों को दिखाई है दुनिया, वो दुनिया जो आप आंख रखते देख नहीं सकते। और इसीलिए शायद वो बहुत इंस्पायर करती है लोगों को। तो जीवनियाँ पढ़ सकते हैं आप, पढ़नी चाहिए। आखिर में ये लंबी चर्चा हुई सर, आखिर में अगर कुछ और किताबों के नाम सिर्फ अगर आप बता पाएँ जो जहन में आ रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि महात्मा गांधी के बारे में और महात्मा गांधी की जीवनी, गांधी के बारे में हमारे यहाँ से किताब है बापू की पाती, सोपान जोशी ने तैयार की है वो किताब। महात्मा गांधी का जीवन बहुत बड़ा है और मैं महात्मा गांधी का नाम जानबूझ करके ले रहा हूँ क्योंकि महात्मा गांधी का जो अपना जीवन है वो हमारे आधुनिक भारत का भी जीवन है। और सिर्फ आधुनिक भारत का ही नहीं है, महात्मा गांधी की सोच बहुत खास किस्म की थी। वो भारत को बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते थे। तो जिस विरासत की चर्चा हम लोग शुरू में कर रहे थे वो उसको भी ठीक से समझते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके बारे में बच्चों को ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जिस दुनिया में आज आप रह रहे हैं, उसको बनाने में उनका बहुत योगदान है। इस तरह से सत्यजीत राय की मैंने बातचीत की। सत्यजीत राय की कोई भी किताब मैं तो किसी के लिए सजेस्ट करूँगा कि जिन्होंने न पढ़ी हो, उनका कोई भी नॉवेल, उनकी कोई भी कहानी अगर आप पढ़ लें तो अगर आज शाम में आप शुरू करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि उसको ख़त्म करके ही आप मानेंगे। इस तरह से शंकर की किताबें हैं, रस्किन बॉन्ड की किताब है, रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा भी हमारे यहाँ से हिंदी में छपी है। तो हिंदी के लोग जो अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते वो उसको देख सकते हैं कि एक इतने बड़े महान लेखक का अपना जीवन कितना सादा और कितना दिलचस्प है। ऐसी किताबों का सिलसिला बहुत है। मनोज दास की किताबें, वो ओडिया के लेखक थे और मैंने उनकी किताबें, एक छोटी सी किताब उनकी नेशनल बुक ट्रस्ट से सारी भारतीय भाषाओं में मिलती हैं, मैंने हिंदी में पढ़ी थी, पुस्तकें जो अमर हैं। उसमें भारत की पुरानी किताबों के बारे में जो भारत के महानतम ग्रंथ माने जाते हैं, वो छोटी छोटी कहानियों के जरिए उसमें वो दी गई हैं, वो पढ़ना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी किताबें लोग करते हैं, जरूर किताब पढ़नी चाहिए। थैंक यू।